33 जिलों में से एक बहुत ही खास जिले पर फोकस करना, और वो है कबीरधाम, जिसे पहले कवर्धा के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, कवर्धा। और आज हमने इस चर्चा के लिए जो जानकारी जुटाई है वो काफी पुख्ता है। एकदम, हमने 2011 की जनगणना के आंकड़े खंगाले हैं। कुछ ऐतिहासिक आर्काइव्स और बिल्कुल ताजा स्थानीय समाचार रिपोर्टों को भी हमने बेस बनाया है, ताकि कोई पहलू छूटे ना। भाई तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक ही जिले की सीमाओं के भीतर प्राचीन मंदिर भी हैं, घने जंगल भी हैं और आदिवासी संस्कृति भी है। और इन सब के साथ गन्ने की मिठास भी है। मतलब एक ही जगह पर इतना कुछ है कि ये सच में हैरान करता है। हाँ, तो बात है 6 जुलाई 1998 की। उस दिन कवर्धा जिले का गठन हुआ था। और ये सीधे तौर पर नहीं बना था, इसे दो अलग अलग जिलों के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। मतलब राजनांदगांव जिले की कवर्धा तहसील और बिलासपुर जिले की पंडरिया तहसील को मिलाकर। है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इसके नामकरण का किस्सा थोड़ा और दिलचस्प। 2003 वाला बदलाव। जी, 17 जनवरी 2003 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इसका नाम कवर्धा से बदलकर कबीरधाम कर दिया। तो मतलब इसके पीछे कोई खास वजह थी? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो यही है, ये नामकरण असल में कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास की 6वीं जन्म शताब्दी के खास अवसर पे किया था। ओहो, तो ये पूरा मामला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके भूगोल की बात करें ना, तो वो भी उतना ही शानदार है। हाँ, भूगोल पर तो आना ही था। कबीरधाम लगभग 4,447 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ा इलाका है। और इसकी सीमाएं देखिए, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के जिलों को छूती हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से डिंडोरी, मंडला और बालाघाट लगते हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुंगेली, बेमेतरा और राजनांदगांव इसे घेरे हुए हैं। बिल्कुल। इतिहास के पन्ने भी पलट ही लेते हैं, क्योंकि 9वीं से 14वीं शताब्दी तक ये पूरा इलाका फणी नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। और फणी नागवंशी राजाओं का काल असल में कला और वास्तुकला का एक बहुत बड़ा दौर था। बाद में ये रतनपुर के हैहवंशी राजाओं के अधीन आ गया। और अगर हम आधुनिक रियासत की बात करें तो 1751 में महाबली सिंह ने कवर्धा रियासत की स्थापना की और अगर थी। हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कबीरधाम का इतिहास सिर्फ राजाओं और रियासतों का नहीं है। तो फिर किसका है? ये नागवंशी कला और कबीर पंथ के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। और कला की बात निकली ही है तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप भोरमदेव मंदिर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। कवर्धा शहर से बस 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में ये स्थित है। लगभग 1000 साल पुराना मंदिर। इसका निर्माण 11वीं सदी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने करवाया था। कलचुरी संवत 840 में, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसका नाम भोरमदेव क्यों है? गोंड आदिवासी भगवान शिव को भोरमदेव कहते हैं। मतलब ये आदिवासियों की आस्था और राजवंशों की कला का एक बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। और ये मंदिर नागर शैली में बना है। और शायद इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, क्योंकि इसकी बाहरी दीवारों पर खजुराहो और कोणार्क की तरह ही बहुत ही बारीक कामुक मूर्तियां या इरोटिका उकेरी गई हैं। हाँ, इसके अलावा वहाँ पंचमुखी नाग और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्तियां भी हैं। पर इन सांख्यिकी आंकड़ों पर आए जी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 8,22,000 के करीब है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि लगभग 96% लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। और यहाँ की जनजातियों का भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, कुल आबादी का 20% हिस्सा जनजातीय है, जिनमें सबसे प्रमुख बैगा जनजाति है। और बैगा जनजाति को पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा भी मिला हुआ है ना? हाँ, ये लोग मुख्य रूप से मैकल की पहाड़ियों और उन घने जंगलों में निवास करते हैं। उनका प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव है। और प्रकृति की बात करें तो कबीरधाम का भूगोल नदियों और जंगलों से भी बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। ये 2 मुख्य घाटियों में बटा हुआ है। एक है महानदी बेसन और दूसरा है नर्मदा बेसन। महानदी बेसन में हाफोक, आगर और जो सबसे मुख्य नदी है संकरी, वो बहती है। और नर्मदा बेसन की तरफ बंजर और जमुनिया जैसी नदियां हैं। इन्हीं नदियों और जंगलों के बीच मौजूद है भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, जो 352 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2001 में स्थापित हुआ था। पर इसके बारे में एक चीज जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि
क्या ये सिर्फ एक साधारण जंगल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार ये सिर्फ एक अभयारण्य नहीं है। तो फिर इसका असल महत्व क्या है? ये मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर है। अच्छा, मतलब बाघों और दूसरे जानवरों के आने जाने का प्राकृतिक रास्ता? बिल्कुल। यहाँ साल, साजा और तेंदू के घने पेड़ हैं और बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवर यहाँ से आजादी से गुजरते हैं। ये एक बड़ा आर्थिक पावर हाउस भी बन रहा है। और इस पावर हाउस को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है यहाँ के गन्ने से। सही कहा। कबीरधाम पूरे प्रदेश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहाँ 24,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा इलाके में गन्ना उगाया जाता है। 24,000 हेक्टेयर, ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। 8 मार्च 2003 को यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित हुआ था। भरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ग्राम रामेहपुर में। हाँ, और इसके बाद पंडेरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना भी बना। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इन बड़े कारखानों के अलावा यहाँ 300 से ज्यादा निजी गुड़ उद्योग भी चल रहे हैं। हाँ, और ओडीओपी योजना का एक बड़ा मकसद इन छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। ये तो हुई गन्ने की मिठास, लेकिन इस जमीन के नीचे भी बहुत कुछ है। खनिज के मामले में भी कबीरधाम पीछे नहीं है। बिल्कुल, यहाँ बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार है। 2010-11 के आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो यहाँ 81 लाख टन से ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन हुआ था। 81 लाख टन! मतलब कृषि और खनिज दोनों ही मोर्चों पर ये जिला बहुत मजबूत है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें। हाँ, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कबीरधाम एक ऐसा जिला है जहाँ 9वीं सदी के फणी नागवंशी राजाओं की उत्कृष्ट